शायर ने कहा है कि देखी गई ने मुझको अंधेरे की सरकशी, देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर से चिराग बन के निकलना पड़ा मुझे। 15 जुलाई 2025 को माजी आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब ने AIMIM को छोड़कर अजीत दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया। 16 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और अपने कार्यकर्ता को लेकर जनता के सामने अपनी बात रखी और अपने मंसूबे बताए और AIM को छोड़ने की वजह बताई, साथ ही अपने दिल की बात जनता के सामने रखी। आज की इस मीटिंग में मौजूद मेरे तमाम साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने मेरी बात पर लब्बैक कहते हुए इतनी कसीर तादाद में यहाँ पर हाजिरी दी। उसके लिए आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि कल शाम से ये खबर पूरे शहर में फैल रही है कि माजी आमदार फारूक शाह साहब ने MIM को छोड़कर और राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया। और इसको ज़्यादा वायरल करने में ये जो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी और जिनके बाप दादा की ज़िंदगी गैरों की गुलामी में और गैरों की चप्पलें उठाने में गुजरी है, ये लोग ज़्यादा इस बात को वायरल कर रहे हैं। लेकिन जो सच है वो सच है। आप लोगों ने देखा कि पहले हमारे यहाँ पर 3 बाबा गुजरे हैं। ये तीनों बाबा, इनको ये जो दलाल लोग हैं अपना बाप अपना दादा समझते थे और कई साल उन्होंने भी और उनके बाप दादाओं ने उनकी गुलामी की और वो कसमन कहा करते थे कि ये सेकुलर है, खानदानी सेकुलर है। लेकिन देखिए आप, सबसे पहले सुभाष बाबा, डॉक्टर सुभाष भामरे, जिसकी ये लोग चापलूसी करते थे, इन तमाम लोगों को लावारिस और यतीम छोड़कर भाजपा में चला गया। तब ये लोगों ने किसी बात का वावेला नहीं किया। उसके बाद राजवर्धन कदम बांडे की ये लोगों ने कई साल गुलामी की। इनके बाप दादाओं ने उसके घर की दहलीज पर चक्कर मारी, उसकी गुलामी की। वो इन तमाम लोगों को यतीम और लावारिस छोड़कर भाजपा में चला गया। लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अभी नई बात, ये कुणाल बाबा, ये इनका तीसरा बाबा, ये कुणाल बाबा की इन्होंने कई साल गुलामगिरी की। वो बोले सेकुलर है, लेकिन उसने भी इनको यतीम और लावारिस करके और भाजपवासी हो गया। लेकिन सबसे बुरी बात उनको ये लगती है कि भाई फारूक शाह तरक्की नहीं करना चाहिए, फारूक शाह का नाम नहीं होना चाहिए, फारूक शाह के जरिए कौम और समाज की खिदमत नहीं होनी चाहिए। ये उनके नापाक इरादे हैं, नापाक अज़ाइम है। आप लोगों ने देखा साथियों, ये जितने बाबा थे इन्होंने हमारे कौम के लिए क्या किया। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, आज मजबूरन मुझे मेरी ज़बान से बोलना पड़ रहा है कि मैंने क्या किया। मैं जिस वक्त नगर सेवक भी नहीं था, उस वक्त 2008 में जो फसादात हुए उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कौम और समाज की पूरी तरह से खिदमत अंजाम देने वाला, हर तरह से, चाहे वो पुलिस स्टेशन के जरिए हो, चाहे तिब्बी इमदाद हो, चाहे सामना आमना करना पड़े जो दंगाइयों का, फसादियों का, उस वक्त भी आपका फारूक शाह सबसे आगे रहता था। उसके बाद आप लोगों की दुआओं से मैं उप महापौर बना। आप लोगों ने देखा, उप महापौर रहते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरीके से कौम की खिदमत की, अपने शहर के काम किए कि लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि उप महापौर हो तो फारूक शाह के जैसा। इनके जो आका थे, इनके जो बाबा थे, इनको कभी हमारे लोगों की फिक्र लाहक नहीं हुई। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो हमारी मुस्लिम खवातीन है, उनकी जच्चा खाना नहीं है, उनकी डिलीवरी के लिए प्रॉब्लम होते हैं, दूर जाना पड़ता है। या आपके भाई को फिक्र लाहक हुई, बेहतरीन एक जच्चा खाना हमारी औरतों के लिए बना कर दिया। जो हमारी खवातीन अनाज के लिए भटका करती थी, उनको कभी उनके ऊपर रहम नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, मेरी महिलाओं की टीम ने
कई हजारों लोगों को अनाज मुहैया करने का काम किया। उसके बाद भी आप लोगों ने देखा कि मैंने न सिर्फ तरक्याती काम किए बल्कि मस्जिद के काम किए। मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर होते हुए न सिर्फ शहर की बल्कि इतराफ के जितने इलाके हैं जहाँ जहाँ के लोग मेरे पास आते थे उनका रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया। आप लोगों ने देखा कि जितने हमारे दीनी दरसगाह है, जितने कब्रस्तान है, न सिर्फ शहर के बल्कि हमारे देहात के इतराफ के जितने कब्रस्तान थे जहाँ पर हमारे बुजुर्गों की कब्रों की बेहुरमती होती थी, लेकिन इनके आकाओं ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये आपके फारूक शाह ने उन तमाम कब्रस्तानों को महफूज करने का काम किया। आज भी आप लोग देखिए, आज मैं आमदार नहीं हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 500 गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम मैं देता हूँ। क्या आप लोगों को पता है साथियों, जाकर देखिए मेरा स्कूल में, वहाँ पर सब जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनसे ना किसी किस्म की फीस ली जाती है, ना उनसे किताबें बयाजों का खर्च लिया जाता है, ना उनको लाने ले जाने के लिए किराया मांगते हैं। ये पूरा हम हमारी तरफ से किया करते हैं। यहाँ पर जो अंजुमन चलती है उनकी तमाम पगार हम हमारी जेब से देते हैं। ऐसे कई काम है। मैंने एक बेहतरीन दवाखाना शुरू करवाया था और वहाँ पर हक्कुल ईमान आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने उस दवाखाने से एक नया पैसा मैंने अगर कमाया हूँ तो मेरे लिए हराम होगा। मैं हर महीने उस हॉस्पिटल में तकरीबन 2 लाख रुपए अपनी जेब से डालकर और गरीब मरीजों के लिए हम लोग काम किया करते थे। इस तरह की हमारी खिदमत है हमारी कौम के लिए। हमने देखा कि हमारे कौम की गरीब बच्चियां जो कई उनके बाप उनकी शादियों के लिए परेशान है, ब्याज से पैसे लेते हैं, हमने उन लोगों के लिए इज्तिमाई शादियों का हमने सिलसिला शुरू किया। और न सिर्फ आमदार रहते हुए बल्कि आप लोगों ने देखा कि उसके बाद भी आमदार ना होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने दर्जनों गरीब बच्चियों का निकाह करवाने का काम किया। और इंशाअल्लाह जब तक मुझ में ताकत है, जब तक मुझ में हिम्मत है, इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से कौम की खिदमत को अंजाम देता रहूंगा। अभी आप लोगों ने देखा कि भाई मुझे मजलिस को छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसने भाजपा से गठबंधन किया है उसके यहाँ क्यों जाना पड़ा। आपने देखा साथियों, 7 महीने से जो शहर का माहौल चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे जो नॉर्मल किस्म के लोग हैं वो तो अपने घरों में महफूज है, लेकिन ऐसी कई बस्तियों को उजाड़ने की प्लानिंग की जा रही है। पूरे शहर के गरीब लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसके पहले भी आपने देखा कि MACD की रेड गिराई गई, नासिक से फौज बुलाई गई, कई स्क्वाड आए, लेकिन उनको मैंने बोल दिया कि तुम लोग क्या क्या काला करते हो मुझे सब अच्छी तरह से पता है। अगर तुमने किसी भी तरह की कार्रवाई अगर मुस्लिम इलाकों में की तो तुम्हारा सबका भंडा फोड़ करूंगा और तुम तमाम लोग जेल की हवा खाओगे। अल्लाह का शुक्र है उस वक्त भी हमने उनसे मुकाबला किया, लेकिन आज हमने देखा, आज मैं जो सच है अपने मुंह से बोलूँगा, चाहे वो मेरे नगर सेवक हो, चाहे मेरे कार्यकर्ता हो, चाहे मेरे पदाधिकारी हो। अगर उनको बुरा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सच्चाई है मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा। किसी शायर ने कहा है कि देखी गई ने मुझको अंधेरे की सरकशी, देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर से चिराग बन के निकलना पड़ा मुझे। देखी गई न मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर से चिराग बन के निकलना पड़ा मुझे। और आज मजबूरन हमने देखा कि इन 7 महीने में जो हमारे करीब के जितने लोग थे सब हमसे दूर जा चुके थे। किसी भी तरह के मामला आए, ये हमारी दीपा मैडम, हमारा शहबाज, हमारा अकीला मैडम, फातिमा मैडम, रफीक पठान, ये 2-4 लोग सिर्फ आकर और उसका मुकाबला करते थे, लेकिन उससे पुअर शो होता था। आप लोगों ने देखा कि जब कॉटन मार्केट का भी जब मामला आया, कोई नहीं आया हमारे साथ। यहाँ तक के मुझे यहाँ तक की बात मालूम पड़ी कि तुम्हारे जो नगर सेवक है उसमें से चंद नगर सेवकों को छोड़कर वो राष्ट्रवादी में या तो शिवसेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने कोशिश की, अपने पदाधिकारियों को जमा किया, उनको बोला
कि तुम लोग आंदोलन करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। तुम लोगों के पीछे इतना मजबूत सहारा होने के बाद भी तुम लोग आज आप ये सोचिए कि पिछले वक्त में सिर्फ 46,000 लोगों ने हमको वोट दिया था, लेकिन इस वक्त में 78,000 लोगों की जिम्मेदारी हम लोगों पर आई होती है। और खास करके जो मुस्लिम तबका है, तो मुस्लिम तबके के ऊपर अगर किसी भी तरह की आंच आए तो उसको अपनी जिम्मेदारी समझकर हमको उसको हल करना पड़ेगा। कई मरतबा मैंने मीटिंगें ली, वो मीटिंग में पहले तो ऐसा था कि जिस वक्त मैं निधि लाता था, फंड लाता था, एक गर्दी हो जाती थी, 200-300 लोग जमा होते थे। लेकिन जब ये अभी मीटिंगें शुरू की हमने कि भाई हमको समाज के लिए आंदोलन करना है या एमएसईबी के खिलाफ निवेदन देने जाना है, महानगर पालिका के खिलाफ निवेदन देने जाना है, कोई नहीं आता था। सिर्फ ये 8-10 लोग रहते थे और वहाँ जाकर हमारी पुअर शो हुआ करता था। वो अधिकारियों के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और वहाँ पर पूरी तरीके से जितने जो अधिकारी है, जो ऑफिसर्स है, उनको बुलाकर पालक मंत्री और उसके बाद में जो उनके जो बड़े नेता है, उन्होंने वहाँ बुलाकर बैठक ली और उनको ये कहा कि जो एमआईएम का माजी आमदार है उसके किसी भी तरीके के काम ना किए जाए, सिर्फ जो हमारा आमदार बोलेगा उसके काम किए जाए। इस तरीके का माहौल वो लोगों ने तैयार किया था। इसलिए मजबूरन मुझे सिर्फ अपनी कौम और समाज के मुफाद के लिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने, आप लोगों को पता है कि इससे भी पहले इज्जत, दौलत, शोहरत, ताकत सब कुछ अल्लाह पाक ने आप लोगों की दुआओं से दी है। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा था कि उसके साथ एक जज्बा दिया है, वो जज्बा है कौम और खिदमत की, कौम और समाज की खिदमत करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसलिए खामोश नहीं रहा। मैंने अपने जो करीबी लोग हैं उनको बुलाया और उनको ये कहा कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए। कल हम लोग सिर्फ मुलाकात की तैयारी से गए थे, लेकिन जब बातचीत शुरू हुई 1.5 घंटा मुझे वहाँ पर अजीत पवार साहब ने, हसन मुशर्रफ साहब ने और सुनील तटकरे साहब ने उठने नहीं दिया। बोले तुम्हारे जो भी काम है। मैं बोला साहब मेरा सबसे पहला मसला यह है कि कई गरीबों को बेघर किया जा रहा है। तो उन्होंने फौरन कमिश्नर को फोन लगाया और उसको बोला कि वो अतिक्रमण को रुकवा दीजिए और उसकी फाइल लेकर कल सुबह मेरे ऑफिस में आइए। इस तरीके की बातें हैं। और इंशाअल्लाह आप लोगों ने देखा कि मैं बोलता कम हूँ और करता ज़्यादा हूँ। मैं सिर्फ कौम और समाज की खिदमत के लिए उस पार्टी में गया हूँ। मेरा अवैसी साहब से कोई भी बैर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी उनको अपना लीडर मानता था और आज भी मैं उनको अपना लीडर मानता हूँ। आपको ये बताना चाहूँगा कि अवैसी साहब के जैसा लीडर आज तक हिंदुस्तान में ना कभी पैदा हुआ था, ना शायद ही कभी पैदा होगा। जो अवैसी साहब है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के हालात को वहाँ पर लोकसभा में पेश करते हैं, हमारे हुकूक के लिए लड़ते हैं। लेकिन आज मजबूरी ये है कि मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और मुझे ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे अपने शहर की बहुत फिक्र है। और यहाँ अपने शहर को महफूज रखने के लिए मैं इस पार्टी को छोड़ा हूँ। और आप लोगों ने देखा कि जिस वक्त लोकसभा में हम लोगों ने जो कांग्रेस की जो बच्चाओ मैडम है उसको चुनकर दिया, क्या यह हमारी गलती है? सिर्फ इसी वजह से कांग्रेस की शोभा बच्चाओं को चुनकर दे दिया। इसकी वजह से आप लोग देखिए मालेगांव जाकर कि मालेगांव के क्या हालात है। कई बेगुनाह लोगों को जाली दस्तावेज का बहाना करके उनको अटक किया जा रहा है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। कई महीने उनकी जमानत नहीं हो पा रही है और वहाँ पर हमारे जो मजलिस के एमएलए हैं वो हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के काम अगर खुदा ना खास्ता नौज़ुबिल्लाह अगर दुनिया में होते तो ये आपका भाई ये बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। क्योंकि हमें एक जज्बा है कौम और समाज की खिदमत करने का, और उसीलिए मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किया हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। अपनी कौम और समाज के लिए जितना मुझसे होगा
अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नगर सेवकों के लिए, अपने महिला का टीम के लिए जितना मुझसे होगा ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तुम आगे बढ़ो। साहब के आदेश पर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आने वाले महानगर पालिका में हम राष्ट्रवादी में आए इसलिए ताकि ये पार्टी में शामिल होकर फिरका परस्त ताकतों को सरकार में रहकर किस तरह जवाब दिया जाता है। तो अगर कुछ दलाल आप लोगों को ये गुमराह करने की कोशिश करे कि ये तो यूपी में है तो नगर पालिका ये लोग साथ में लड़ेंगे, मैं खुले तौर पर जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को ये ऐलान कर रहा हूं। और कल ही इस बारे में हमने अजीत पवार साहब से और सुनील तटकरे साहब से ये हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले महानगर पालिका में राष्ट्रवादी पक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ेगा और इलेक्शन के बाद भी उनके खिलाफ बैठेगा। पहली बात। दूसरी बात ये जो साफ तौर पर कल हमने अजीत पवार साहब के सामने रखी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी बिल अभी तक लाई है, मसलन वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से हो या और भी कोई बिल हो, ऐसे एंटी मुस्लिम सारे बिल के हम जाती तौर पर खिलाफ है और आने वाले वक्त में भी हमारी भूमिका यही रहेगी। हम पक्ष के दबाव में आकर अपनी भूमिका नहीं बदलने वाले इंशाल्लाह। कल तक का आप एमआईएम में थे, आप अभी राष्ट्रवादी अजीत दादा गठ के अंदर शामिल हैं, तो आगे की रणनीति क्या है? जैसा कि हमने देखा कि तकरीबन 7 महीने से हम लोग देख रहे थे कि शहर धुलिया में तरक्याती काम बिल्कुल बंद हो चुके थे। न सिर्फ अक़लियती इलाकों में बल्कि पूरे शहर भर में जो विकास काम है, जो तरक्याती काम है, बंद हो चुके थे और सिर्फ जातिवाद को भड़काया जा रहा था। और किसी भी वक्त शहर भर में फसाद कराने की जो साजिशें चल रही थी, उन तमाम साजिशों को नाकाम करने के लिए हमने राष्ट्रवादी अजीत पवार गठ में प्रवेश किया। अच्छा, एक सवाल मेरा है, जैसे अभी माहौल बनाया है विद्यमान आमदार खास तौर से अक़लियती समाज के अतिक्रमण को तोड़ने का जो उसने उसका है प्लान, और इसके अलावा फिर हमारे जो बरसरे रोजगार अप्रूव वाले हैं उनको भी यहाँ से हटा के रोजगार बनाने गए, तो यकीनन आप इसमें कामयाब हो सकेंगे। हम लोगों को उम्मीद है। इसके बारे में आप क्या असल में आप देखिए कि जैसा मैंने अभी मेरी स्पीच में भी बताया कि ये जो 5 कंदिल का जो मामला है, उसमें सिर्फ वो मुसलमान भाई ही नहीं बल्कि कई हिंदू भाई भी बेरोज़गार हो चुके हैं। और ये जो आमदार है, हालिया जो आमदार है, इसका बस काम ही है कि नफरत फैलाना। ये कभी तरक्याती कामों की तरफ ध्यान नहीं देगा, ये जातिवाद करेगा। उसकी जो नापाक कोशिश है कि मुसलमानों को घर से बेघर किया जाए, इंशाअल्लाह उसकी तमाम साजिशों को हम नाकाम करेंगे। इसलिए हमने इस पक्ष में प्रवेश किया और उस पर उन्होंने हमको हामी दी है कि आप लोग जो है इन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस अलग से महानगर पालिका के इलेक्शन लड़ेगी। देखिए, जैसा कि हम लोग शुरू से सबसे पहले समाज कारण हमारे लिए राजकारण हम करते ही नहीं, जितना हमसे ज़्यादा हो सके कौम और समाज की खिदमत के काम करते हैं। राजनीति में हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं।